गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दयाराम, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतमसर में वर्तमान में पोस्टेड हूँ। आज के मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली संधि विसर्ग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें विसर्ग लोप पढ़ रहे थे। उसी विसर्ग लोप संधि में अगला जो सूत्र है वो पढ़ेंगे। तो अगला जो सूत्र है वो देखो क्या है। विसर्ग लोप। अगला सूत्र है एतत् तदो है सुलोपो अको नए समासे हली। ये सूत्र है। दोबारा देखो, एतत् तदो है, एतत् तदो है सुलोपो अको एनय समासे हली। ये सूत्र है। अब देखो, इस सूत्र को टुकड़ा करके आराम से समझेंगे, अर्थात इस सूत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा और फिर ये संधि भी समझ में आ जाएगी कि ये सूत्र क्या कह रहा है और इस सूत्र के अनुसार कैसे ये संधि बनेगी। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इनको छोटा सा बना देंगे, अर्थात टुकड़े कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, कोई भी शब्द होता है बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जिसको संधि आती है और वे टुकड़ा कर लेता है तो वह आराम से समझ में आ जाता है। तो देखो, एतत् तदो है, इसका टुकड़ा करते हैं अर्थात संधि विच्छेद करते हैं। देखो, एतत् यानी यहाँ डबल तय है, एतत्, फिर ये तय है आधा, फिर तदो यानी तदो है, फिर आगे है सुलोपो, ये है, फिर है ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसा आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इसको संस्कृत में है बोलते हैं अको नए समासे हली। ये हो गया। अब देखो, इसका और विच्छेद कर लेते हैं। एतत् ये हो गया, तदो इसका भी टुकड़ा करेंगे तो तत् बनेगा, यानी तत् शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनता है? तदो बनता है पंचमी षष्ठी विभक्ति में। इधर एतत् है सुलोपो। अब देखो, सु का अर्थ है विसर्ग। क्या अर्थ है? विसर्ग है। विसर्ग कैसे होगा? देखो, सु जो है उसमें उ का लोप होता है संज्ञा होकर के, फिर से शेष रहता है और से का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सुलोपे का अर्थ है विसर्ग का लोप, यानी सु का अर्थ क्या है? विसर्ग, कि विसर्ग का लोप। लोपो जो है यहां पर बन जाएगा लोपे है, फिर ये अको, अको है, फिर यहां पर एनय और समासे हली, ये बन गया। अब देखो, पूरे को एक साथ देखो, एतत् तत्, सु लोपे है, अको है, एनय समासे हली। ये टुकड़े हो गए इसके। अब इसका अर्थ क्या होगा? क्या कह रहा है ये सूत्र, वो सामने लाते हैं। तो देखो, एतत् सर्वनाम शब्द रूप है, तत् सर्वनाम शब्द रूप है, तो एतत् से रूप बनता है ऐसा है,
एतौ, एते, और तत् से बनेगा सह, तो, ते। इस तरह के शब्द रूप चलेंगे। संस्कृत में दो प्रकार के शब्द रूप होते हैं, संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप। तो संज्ञा शब्द रूप होते हैं उनमें संबोधन होता है, जबकि सर्वनाम शब्द रूप होता है उसमें संबोधन नहीं होता है। अब देखो यहां तक देख लिया। अब आगे है सु का अर्थ है विसर्ग, लोपह का अर्थ है लोप, एको है, एको है का मतलब है अक, अर्थात ए यानी नहीं, ए का अर्थ क्या हो गया नहीं, और कह से बना है को है, कह से क्या हो गया को है हो गया। तो कह का मतलब हो गया ककार, कि ककार युक्त नहीं हो यानी कह नहीं हो। एने इसका अर्थ हो गया ने, नए, इति, एने, ने, नए, इति, एने। मतलब क्या है कि समास होते हैं, समास के अंदर एक नए तत्पुरुष समास आता है जो क्या कहता है कि पहले ए या ने आता है, वहां पर नए तत्पुरुष का उदाहरण होता है। तो ये कह रहा है कि ने, नए, इति, एने, कि जो ने यानी नहीं, ने यानी नए तत्पुरुष, ने का अर्थ हो गया नहीं और नए का अर्थ हो गया नए तत्पुरुष समास, कि नए तत्पुरुष समास नहीं होना चाहिए। समास यानी समास हली। अब हली का अर्थ क्या है देखो, हली का अर्थ है हल वर्ण और हल का अर्थ है व्यंजन वर्ण। कौन से वर्ण? व्यंजन वर्ण। अब ये पूरा क्लियर हो गया कि एतत् और तत् के विसर्ग का लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा? हल वर्ण परे रहते या हल वर्ण सामने रहते। लेकिन एक शर्त यह है कि किस स्थिति में इनके विसर्ग का लोप नहीं होगा। तो वो दिया है कि ककार युक्त नहीं हो और नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं हो, तभी इनके विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। यदि वह ककार युक्त है, कह आ रहा है, या नए तत्पुरुष का उदाहरण है, तो इनके विसर्ग का लोप नहीं होगा। ये इसका अर्थ हो गया। अब देखो इसको एक ट्रिक में समझते हैं कि किस तरह से होगा ये तो इस पूरे की व्याख्या बता दी कि इस सूत्र का अर्थ क्या है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं कि कैसे होगा। देखो एतत् और तत् प्लस हल वर्ण या व्यंजन वर्ण भी बोलते हैं। अब देखो एतत् जो है इससे रूप बनता है एसह और तत् से बनता है सह। सामने हल वर्ण है, तो एतत् और तत् इनसे बने शब्द के विसर्ग का लोप हो जाएगा जब सामने कोई हल वर्ण होगा। तो एतत् से शब्द क्या बना है? एसह, और तत् से क्या बन गया? सह। तो इनके विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इनके विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सामने की शर्त है कि कोई भी व्यंजन वर्ण। ये इसकी ट्रिक है, ये ध्यान रखना कि एतत् और तत् इनसे शब्द क्या बनेगा? एसह बनेगा और सह बनेगा। या इसको और अधिक क्लियर करें या और अधिक समझे तो इस तरह से सीधा समझो कि एसह और सह सीधा ले लो प्लस हल वर्ण या
व्यंजन वर्ण। तो ऐसे है सह एतत् और तत् से बना है, तो इनके विसर्ग का क्या हो जाएगा, दोनों के जो विसर्ग हैं, ये दोनों के विसर्ग हैं, इन दोनों के विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। सामने की शर्त है ये ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है इनको याद रखने हैं, यही काम आने वाली है। तो शॉर्ट में सीधा ऐसे ऐसे है, इनके विसर्ग का क्या है, लोप। कब, जब सामने हल वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो। अब देखो साथियों, उदाहरण हल करते हैं। जैसे ऐसे है प्लस रुद्र है, ऐसे है जोड़ रुद्र है। अब देखो ये ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक से उदाहरण हल हो जाएगा। आपके सामने देखो ऐसे है और से है, तो ऐसे आ रहा है, सामने रे किस में आ रहा है, हल या व्यंजन वर्ण में आ रहा है, तो इनके विसर्ग का क्या करना है, लोप करना है। ये लोप बच क्या गया, एस, आगे क्या रह गया, रुद्र है। अब मिलाएंगे तो एस रुद्र है, ये संधि युक्त हो जाएगा, एस रुद्र है, अर्थात एस रुद्र से बन जाएगा एस रुद्र है। इसी प्रकार से है बालक है, सह जोड़ बालक है। अब देखो से के आगे विसर्ग है और सामने ब क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो से के आगे ट्रिक में देखो से के आगे विसर्ग है और सामने ब किस में आ रहा है, व्यंजन वर्ण में, तो इसके विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। रूप क्या बन गया, से, विसर्ग का लोप हो गया, आगे क्या है, बालक है, तो हो गया से बालक है। इसीलिए संस्कृत में जब से के आगे विसर्ग दिखाई नहीं देता है तो वहां पर यही संधि होती है, अर्थात इसी नियम से उसके विसर्ग का क्या होता है, लोप होता है। इसी प्रकार और देखिए उदाहरण, तो ऐसे है प्लस कृष्ण है, तो इसके विसर्ग का लोप क्या बन जाएगा, एस कृष्ण है। इसी तरह से सह शिव है, तो विसर्ग का लोप और रूप क्या बन जाएगा, से शिव है, ये रूप बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे है और सह इन दोनों के विसर्ग का लोप हो जाएगा जब सामने कोई व्यंजन वर्ण होगा, लेकिन शर्त एक ही है कि ककार युक्त नहीं होना चाहिए और नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होना चाहिए। यदि ककार युक्त है या नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो फिर विसर्ग का लोप नहीं होगा। अब ककार युक्त और नए तत्पुरुष का अर्थ क्या है, तो वो देखो कि किस स्थिति में ये नहीं होगा। तो देखो एस क्या है प्लस रुद्र है। अब देखो एस तो आ रहा है लेकिन एस के आगे विसर्ग नहीं है, कह के आगे विसर्ग है, सामने व्यंजन वर्ण भी आ रहा है, तो ये शर्त तो लग रही है, लेकिन ये शर्त है ये नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि कह के आगे विसर्ग है नहीं कि एस के आगे विसर्ग है, तो इसलिए ककार युक्त हो गया है। अब ककार युक्त होने पर ये संधि नहीं बनेगी, अर्थात इस संधि का ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो यहां पर अब कौन सी संधि लगेगी, देखो एस कै में से ए निकाला, विसर्ग रुद्र है,
अब विसर्ग सहित है का क्या हो गया, ओ हो गया, एस कै ओ रुद्र है, कै में ओ को मिला दिया तो एस को रुद्र है, ये रूप बन गया। अर्थात यहाँ पर कौन सी संधि बन गई, उत्तर विसर्ग संधि बन गई। तो कहने का मतलब ककार युक्त नहीं हो। दूसरा, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं हो, जैसे ऐसे है, जोड़ सी गए। अब देखो यहां पर से के आगे विसर्ग तो है, लेकिन पहले ए लग गया, और ए लगते ही मतलब क्या हो गया, ये नए तत्पुरुष बन गया, अर्थात नए तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। सामने की शर्त भी लग रही है कि सामने व्यंजन वर्ण है, लेकिन पहले नए तत्पुरुष बन गया। तो देखो इसका विच्छेद करेंगे तो नए से है, इति ऐसे है, ये इसका समास विग्रह हो गया, और समास क्या बन गया, नए तत्पुरुष, ये समास बन गया। तो यहां पर नए तत्पुरुष समास बनने के कारण इसके विसर्ग का क्या नहीं होगा, लोप नहीं होगा।